अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने दोबारा मिल के हुकूमत बनाने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। ऑल्दो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन दूसरी जानिब ये भी उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि नून लीग के वोटों से हम आइनी ओहदे हासिल करेंगे, जिसमें सदर का ओहदा भी शामिल है और जरदारी साहब एक बार दोबारा पाकिस्तान के सदर बनेंगे। गुज़िश्ता शब इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मैं चाहता हूँ ज़रा आप सुने कि जरदारी साहब ने क्या फरमाया। मेरा प्रिंस चार्मिंग एंड माय ब्रदर शहबाज शरीफ साहब। जी, आपने सुना कि मेरा प्रिंस चार्मिंग एंड माय ब्रदर शहबाज, एक उनके शहजादे हैं, एक उनके भाई हैं, लेकिन ये शहजादे और ये भाई कुछ दिन पहले तक एक दूसरे को क्या कुछ कह रहे थे, ज़रा ये भी सुन लें। वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है और उसका पेट नहीं भरता। वो इंतकाम तो लेगा, ये इसका आदत है। मैं बहुत अच्छी तरह उनको जानता हूँ। शेर का शिकार करूंगा। बेटा भी तुम बहुत छोटे हो, अभी बड़े हो जाओ। नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं और जहाँ से आए हैं वहाँ जाकर देखो तो स्कूलों में बच्चों की बजाय वहाँ पर जानवर बंधे हुए हैं। वो बच्चों की तरह बिलावल साहब अपना टैब लेके बैठते हैं, आईपैड, आसिफ अली जरदारी साहब को कि पापा इतने पैसे लगेंगे, इतने वोट आ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। जी, अच्छी बात यह है कि तमाम तर इख्तलाफ के बावजूद आखिर में बिलावल साहब ने खुद अनाउंस किया कि शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। ये क्या सूरत हाल है, आगे जाके क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी काबीना में शामिल होगी और उसके साथ साथ इस वक्त भी मुल्क के अंदर इंतखाबात के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी धांधली का एक तरह से कह रहे हैं कि धांधली हुई है, दीगर जमातों के लोग भी कह रहे हैं। उस मामले पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर मंदोखेल साहब और उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कादर मंदोखेल साहब, ये आखिर क्या हुआ कि इतना ज़्यादा इख्तलाफ था? बिलावल साहब कहते थे कि ये इक़्तिदार में आएंगे तो इंतकाम लेंगे, अब तो आप लोग खुद उनके इक़्तिदार की सीढ़ी बन रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या तब्दील हुआ कि आप लोगों ने ये फैसला कर लिया? अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपसे मैं एक छोटा सा सवाल करूं, अगर पीपल्स पार्टी नून लीग को वोट नहीं करे, पीटीआई को तो कर ही नहीं रही है, तो आप मुझे बताओ, क्या ये हुकूमत बन सकेगी? क्या ये असम्बली चलेगी? क्या ये जमहूरियत चलेगी जो पीर पगाड़ा साहब ने पिछले हफ्ते की है? तो आप मुझे बता दें क्या था। अगर हम नून लीग को सपोर्ट नहीं करते, पीटीआई को तो हम कर ही नहीं रहे, ना उनका हमसे कोई रास्ता है, तो आप मुझे बताओ हमारे पास रास्ता क्या है? नंबर एक बात। दूसरी बात कि वो हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है, वो एक आईनी ओहदा है। हम हुकूमत में शामिल नहीं है, बल्कि हुकूमत को हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम हुकूमती बेंचों में जरूर होंगे, मगर हुकूमत के जो भी काम होंगे उसको भी हम देखेंगे और उस हवाले से हम सवाल भी उठाएंगे असम्बली के फ्लोर पे। तो आप अब उसको हुकूमत कहें या हुकूमत को सपोर्ट कहें या इत्यादि कहे या जो नाम दे दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर सर, आप नहीं समझते कि जिस किस्म के एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, कहा गया कि जी इंतकाम लेंगे, तो अब आप क्या समझते हैं कि इससे जमहूरियत मजबूत होगी या फिर इंतकाम लिया जाएगा? ये क्वेश्चन है। बात आपकी बिल्कुल इस वक्त जो है दुरुस्त है कि नंबर्स किसी के पास नहीं है, किसी ने तो हुकूमत बनानी है, लेकिन फिर एक दूसरा सवाल ये भी है कि क्या उस वक्त हमें उस नहज तक जाना चाहिए था कि हम इस तरह के इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाते? देखिए, पहली बात तो ये कि इलेक्शन का जो दौर होता है या इलेक्शन का दिन होता है, वो सियासी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बोलती है। उसकी वजह ये होती है कि हर किसी ने अपनी वोटर्स को अट्रैक्ट करना होता है और अट्रैक्ट के साथ साथ ये भी देखना होता है कि अगर हम मुखालिफ कैंडिडेट की तारीफ करें तो लोग बोलेंगे फिर आपकी क्या जरूरत है खड़े होने की, आप बैठ जाए। और अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाए, यही अल्फाज जो आपने दौरा है, ये माजी में भी एक दूसरे के खिलाफ इस तरह बोलते रहे और फिर पीडीएम में एक साथ भी बैठ गए। और फिर थोड़ा सा और आप बाकी पाकिस्तान की तरफ चले जाए, क्या मौलाना फजल अहमद साहब के बारे में पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद तहरीक के मेंबरान ने या उनके बानी ने कुछ कहा, आज वो बगलगीर हो गए, आज वो सबसे अच्छे एक दूसरे के साथी हो गए।
तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कोई कानूनी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा राना एहसान अफजल साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान नून लीग की जानिब से वफाक में हुकूमत बनाने का जो फैसला है ये आपकी जमात को की जो सियासत है उसके लिए फ़ायदेमंद है और मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आगे का रास्ता बड़ा कठिन है और बड़े मुश्किल माशी और सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, और जिस तरह का मैंडेट आया उसके अंदर कोई भी जमात जो है सिंगुलरली हुकूमत नहीं बना सकती। अब बहुत सारे लोगों का ये मौक़िफ़ था हमारी जमात में कि हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए वफाक में, क्योंकि इसके अंदर आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, दूसरी जमातों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और आप इंडिपेंडेंटली जो है वो मामलात को आगे लेके नहीं जा सकते। फिर हुकूमत की कंटिन्यूटी के 5 साल ये अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस तरह की सूरत हाल में कि नंबर गेम पूरी ना हो। तो बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ ये था कि हमें पंजाब पे फोकस करना चाहिए और वफाक में ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन देखें, ये कोई सियासत नहीं है कि आप जो मुल्की चैलेंजेस हैं उसको देखते हुए आप पीछे मुड़ जाएं और आप कहें कि हम अपनी सियासत को प्रोटेक्ट कर लें, हम अपने जो पर्सनल मफादात हैं, सियासी मफादात हैं, उनको अपने करीब कर लें, और जो मुल्की मफादात हैं उनको हम रद्द करके जो है वो बैक सीट ले लें। तो बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी एक बनती थी, क्योंकि अगर पार्टीज़ की बात करें तो पार्टीज़ के लिहाज से हमारी जो नंबर्स थे वो सबसे ज़्यादा थे, और आप इलेक्शन इसीलिए लड़ते हैं कि आप हुकूमत फॉर्म करें और आप अवाम को डिलीवर करें। तो बिल्कुल हमारा साथ पीपल्स पार्टी ने दिया, MQM के साथ भी मामलात अभी तय पा रहे हैं, और मिलके हमने जो है वो हुकूमत करने का फैसला किया है, जो कि मैं समझता हूँ। इसमें राना साहब, आप समझते हैं कि आपका वोटर सपोर्टर इस चीज़ से मुतमईन होगा जो आप लोगों ने फैसला किया? लेकिन जो ओवरऑल फीडबैक है वो तो यही है कि हमें जो मैं अपने, क्योंकि मैं आज भी अपने हलके में हूं और लोगों से इंटरैक्ट करता रहा हूं, तो बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ ये था कि हमें वफाक में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए और पंजाब के ऊपर फोकस करना चाहिए, और ये हमारी सियासत के लिए बेहतर होगा। लेकिन देखिए, 2013 का भी जो पाकिस्तान था वो बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था, जहाँ दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी, मुल्क के जो माशी सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर थी। तो मेरे ख्याल से हमें ये चैलेंज लेना चाहिए है, ये फ़र्ज़ है सियासी जमातों का, और हमने फ़र्ज़ निभाया, और मेरे ख्याल से हमें कोई शक नहीं है इंशाल्लाह ताला हम अपने कोalition पार्टनर्स के साथ मिलके इस मुल्क को माशी दलदल से भी PMLN निकालेगी, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ मिलके, और इंशाल्लाह सिक्योरिटी चैलेंजेस को भी हम अबूर करेंगे, और हमें पुरुमीद रहना चाहिए कि हम बेहतरी की तरफ गामजन होंगे। ठीक है, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। वेलकम बैक। अच्छा मंदोखेल साहब, ये जो इत्तेहाद हुआ है इसमें आपकी जमात के अंदर कोई इख्तलाफ तो नहीं? इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बिलावल साहब जो हैं वो गालिबन इस पे कोई खुश नहीं है। नहीं, खुश ना होते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ना बैठते, लेकिन मजबूरी भी है, ये भी आपको मैंने पहले बताया, मजबूरी भी है, हमारे पास कोई चारा नहीं है। सिवाय इनसे आने का कोई चारा नहीं है। अगर इस असम्बली को या इस हुकूमत को चलना हो तो आप देख रहे हैं, आपको खुद साहब के सामने मैंने सवाल रख दिया है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, जिस तरह ऑब्वियसली अभी राना साहब से भी मैं पूछ रहा था कि एक वोटर सपोर्टर जो है उसका एक अपना माइंड सेट होता है, आप समझते हैं कि जो जियाला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर है वो चाहेगा कि आप लोग इस वक्त हुकूमत में बैठें, या फिर वो समझेगा इस चीज़ को कि यार कि हाँ ठीक है हम नहीं चाहते कि ये हुकूमत में बैठें लेकिन मजबूरी है इस वजह से ये बैठ रहे हैं, तो कोई सियासी तौर पर नुकसान तो नहीं होगा आप लोगों को? देखिए, पिछले जब हुकूमत PDM की बन रही थी अदम इत्तेमाद की तहरीक के बाद, उस वक्त मैंने तमाम मेंबरान के सामने बिलावल साहब से ये गुजारिश की थी कि आप हुकूमत का हिस्सा न बने। तो यकीनन फिर इख्तिलाफ राय तो होती है, और फिर मेजॉरिटी की जो फैसला है वही फैसला फिर कबूल करना पड़ता है। तो मैंने तो उस वक्त भी मुखालफत की है कि इनको नहीं बैठना चाहिए। आज भी मैं यही कहूँगा कि अगर हमारे पास थोड़ा बहुत भी रास्ता होता तो यकीनन सबसे पहले मेरी राय होती कि हुकूमत पे नहीं बैठना चाहिए। लेकिन इस मरतबा तो मुतफ़क़ा तौर पे ये फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की आ गई है कि हमने हुकूमत का हिस्सा नहीं बना है। हुकूमत को सपोर्ट करना हमारी मजबूरी है, मगर उस हुकूमत के साथ बैठना या हुकूमत के वजारतें लेना ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है, जो कि हमने कबूल नहीं किया।
ठीक है। अच्छा राना एहसान साहब, आपकी ख्वाहिश है कि MQM भी आपके साथ चले, दीगर इत्तेहादी भी साथ चलें। MQM और पीपल्स पार्टी के अपने मामलात भी हैं। आपको लगता है कि ये जो इत्तेहाद इस वक्त आप बना रहे हैं ये एक लॉन्ग टर्म इत्तेहाद होगा, पूरे 5 साल निकाल लेंगे हम? देखिए, डेफिनेटली जब हमने अभी एग्री किया है कि हमने मिलके चलना है, तो वो इस बेसिस पे ही किया है कि ये एक लॉन्ग टर्म इत्तेहाद होगा, इस टेन्योर के इख्तिताम तक ये कंटिन्यू करेगा। और देखिए, मुल्क के लिए ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अब आप सब जानते हैं कि ये अभी स्टैंड बाय एग्रीमेंट अगर मार्च में हमने आखिरी ट्रांच अभी लेनी है IMF से, और उसके फौरी बाद हमने एक 3 साला IMF प्रोग्राम में जाना है जिसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहते हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए होता है। तो वो तभी मुमकिन होगा उस प्रोग्राम को पूरा करना अगर सारे कोalition पार्टनर्स इकट्ठे रहेंगे। और अगर मिसाल के तौर पे उस प्रोग्राम को हम मुकम्मल नहीं कर पाते एज अ नेशन, नॉट एज अ गवर्नमेंट और अ पार्टी, तो उसका नुकसान जो है वो PMLN को या पीपल्स पार्टी को तो शायद हो ही हो, लेकिन आम आदमी को उसका नुकसान होगा, क्योंकि आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फिर अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक बिल्कुल चैलेंज है कि इसकी सस्टेनेबिलिटी, इसके लिए बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। और क्योंकि हम लीडिंग पार्टनर हैं तो हमारे पे भी जिम्मेदारी आती है कि हम सारों को साथ लेके चलें, और चैलेंज तो रहेगा क्योंकि सब एक जैसे सारा वक्त नहीं रहते, और मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ आइडियाज होते हैं, उनका मुख्तलिफ मैनिफेस्टोज हैं। इसमें राना साहब, आप माजी में खुद इकोनॉमिक टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं जिस वक्त हुकूमत थी। अभी कोई फाइनलाइज हुआ है कि कौन लोग आके मईशत को संभालेंगे? डार साहब होंगे, कौन होगा? देखिए, बिल्कुल अभी प्राइम मिनिस्टर जी बिल्कुल, जो शहबाज शरीफ साहब जो अभी इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेंगे, वो इस चीज़ पे मुशावरत कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ के साथ, और हमारी पार्टी जो है वो सर जोड़ के इसके ऊपर बैठी है। लेकिन दार साहब डेफिनेटली, उनका एक्सपीरियंस रहा है IMF के साथ, तो वो टॉप कंटेंडर हैं। और लेकिन इसका फाइनल फैसला मियां नवाज शरीफ की मुशावरत के साथ शहबाज शरीफ साहब करेंगे। देखें, ये जल्द ये फैसले अनाउंस हो जाएंगे। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, ये मौशी मामलात हो जाएं, दीगर मामलात हो जाएं, ये सारे वो मामले हैं कि आगे आने वाले दिनों में हर कोई ये कह रहा है कि पेचीदगी हो सकती है, मुश्किलात आ सकती हैं। तो आप समझते हैं कि ये इसका बोझ आपके ऊपर भी पड़ेगा? ये नहीं हो सकता कि आप वज़ीर आज़म एक मुंतखब करवा दें, काबीना में ना बैठें, कहें कि जनाब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो बोझ उठाने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, पिछली हुकूमत का अगर आपको हवाला में आपको दूं तो ANP ने वजारत नहीं ली है और वो हुकूमत की हिस्सा थी, तो यकीनन हमारे ऊपर भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो आएगी, क्योंकि इस वजह से कि हमने हुकूमत को सपोर्ट किया है। यानी हुकूमत का जो मेंबर सपोर्ट करेगा उसके ऊपर जिम्मेदारी तो आएगी, मगर इस तरह जिम्मेदारी नहीं आएगी जो एक शख्स के पास या एक फर्द के पास या एक पार्टी के पास डिसीजन पावर है, तो वो मेन तो रिस्पॉन्सिबल वही होगा, लेकिन बाकी भी बरी जुमा नहीं होंगे। ये भी आप सही कह रहे हो। अच्छा राना साहब, कि जहाँ पे वोटर सपोर्टर जो है आपका, वो भी ऑब्वियसली उसके अंदर भी एक तरह से ये सोच होगी कि शायद मेरी जमात के लिए ये बेहतर ना हो कि हम किसी दूसरी ऐसी जमात के साथ इत्तेहाद करें जिनके हवाले से माजी में हम बहुत कुछ कहते रहें। लेकिन आप समझते हैं कि उस सोच से कतई नज़र ओवरऑल एक ऐसी हुकूमत जहाँ पे मुख्तलिफ आइडियाज़ के लोग बैठेंगे, पिछली दफ़ा तो आपके पास एक मकसद था कि आपने एक हुकूमत का खात्मा करना था, एक जमात को बाहर निकालना था, अब इस दफा क्या ये ज्यादा बड़ा चैलेंज नहीं होगा? देखिए, मैंने तो आपको कहा कि बहुत सारे, एक मेजॉरिटी व्यू यही था कि हमें कोalition का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन मुल्क ने जो मैंडेट दिया, जो अवाम ने जो मैंडेट दिया, वो एक डिवाइडेड मैंडेट है। अब हम अपनी सियासत को बचाने के लिए या हम इस चैलेंज को ना कबूल करें और मुल्क एक और क्राइसिस में चला जाए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि IMF के एक हमें नए मुआहदे में जाना है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट को मुकम्मल करना है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है एज ए पॉलिटिकल पार्टी और एज पॉलिटिशियंस। और इस जिम्मेदारी का मुजाहरा शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ ने इस फैसले में किया कि हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं, इन मजबूरियों के साथ, इन हैंडीकैप्स के साथ, कि आपके पास एक दूसरे पे आप डिपेंडेंट हैं मुल्क के लिए। और बिल्कुल इसमें मुमकिना तौर पे आज जहां हम खड़े हैं, नजर यही आता है कि शायद हमें कोई सियासी तौर पे बड़ा फायदा ना हो, इसका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन क्या
हमें उस नुकसान को देखना है या हमें अपने मुल्क की मईशत को देखना है, एक आम आदमी को देखना है, उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, और क्या पूरा मकसद सियासत में होने का ये सब कुछ नहीं है? तो मेरे ख्याल से ये चीज़ प्रिवेल की है लीडरशिप के फैसलों में, और यही फैसला किया गया है। मेरी मुलाकात हुई शहबाज साहब से तो उन्होंने यही कहा कि ये ड्यूटी है हमारी कि हम इस वक्त स्टेप अप करें और इस जिम्मेदारी को संभालें, कता नजर के आगे क्या हमारी सियासत के साथ क्या होता है, आगे PMLN जो है इन चैलेंजेस को कबूल करके आगे बढ़ने का फैसला किया उन्होंने। ठीक है। अच्छा, इन इंतखाबात के हवाले से एक और जो चीज़ है, धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं, मुख्तलिफ जमातों की जानिब से लगाए जा रहे हैं। इवन के आपके जो अपने इत्तेहादी हैं बिलावल साहब, उन्होंने लाहौर में इल्ज़ामात लगाए, दूसरी जानिब से आप लोगों ने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, और यहाँ तक भी कहा गया कि कोई मुबैना तौर पर बैलेट पेपर्स वगैरह भी छपे हैं और उसमें एक प्रिंटिंग प्रेस का कोई नाम भी आता रहा और वो उसको आपके साथ भी जोड़ा गया। तो पहले तो ज़रा हमें ये तो बता दें, आप का कोई प्रिंटिंग प्रेस है? नहीं अतर साहब, मैंने कोई जिंदगी में प्रिंटिंग प्रेस का शायद चक्कर भी ना लगाया। उस दिन बड़े मुझे कॉल आए कि आपका प्रिंटिंग प्रेस है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। और फिर मेरे ख्याल से वो एक्सपोज हो गई स्टोरी के उसमें PMLN का कोई ताल्लुक नहीं था, फिर जो कलर था वो भी मैच नहीं था बैलेट पेपर का, और ये शायद एक कोई स्टेज प्रोपेगेंडा था PMLN के खिलाफ जो शायद हमारे मुखालफीन ने किया। तो मेरा कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है जी। अच्छा मंदोखेल साहब, जब धांधली की बात करते हैं और धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं, आपके भी कोई गिले शिकवे हैं? वैसे तो आपकी हमने एक वीडियो भी देखी जिसमें थोड़ा सा आप भी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे, तो क्या हुआ? क्या आपके हल्के में भी कोई मुबैना धांधली हुई? आप भी उसका शिकार हुए? क्या तफसीलात हैं? ये बैलेट पेपर है और इस बैलेट पेपर में निशान पतंग का के ऊपर स्टंप लगा है, जो कि स्टंप भी अपने साइज से बड़ा है, और इस तरह ये सूबाई का है, बैक साइड पे कोई वो नहीं है। ये सूबाई का है, पतंग पे निशान लगा हुआ है, बैक साइड पे कोई नहीं है। और इस तरह करके ये बंडल जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बंडल इस तरह बंडल के बंडल, और ये मेरे पास पूरा बैग पड़ा हुआ है जो मैं इलेक्शन कमीशन उन्होंने कहा जमा कर दे, मैं जमा नहीं करूंगा मैं। ये आप इस चीज़ की इंक्वायरी करा दे कि ये बैलेट पेपर जो 25 से 30 हज़ार हमारे हाथ में, जो हमारे जालों ने चीने हैं, सोशल मीडिया पे आ चुका है सारा। और फिर उसके अलावा ये अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब के 3,800 ये कहाँ से मिले आपको? ये 71,000 में बदल दिया। ये कहाँ पे थे ये बैलेट पेपर्स? ये MQM के मुस्तफ़ा कमाल के लोग अंदर थैलियां भर भर के ले जा रहे थे, तो हमारी जालों ने और मुस्लिम लीग नून के लोगों ने छीना दरवाजे पे। जो अंदर ले गए वो तो ले गए, जो हमारे हाथ में वो 25 से 30 हज़ार है। तो ये सारे बंडल में आपको दिखा रहा हूं, पूरा ये 25 से 30 हज़ार इनकी। अब ये सवाल ये है कि ये डिप्टी कमिश्नर ने, DRO ने इनको बेचे हैं या इन्होंने जाली छपा है, क्योंकि ये इतनी ये आपने इलेक्शन कमीशन में कोई दरखास्त वगैरह दी है? बताया कि आपके पास इतने ज्यादा ये बैलेट पेपर्स हैं मुबैना तौर पर? जी बिल्कुल, मैंने सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की है, और इलेक्शन कमीशन ने जो उस वीडियो, जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, उस वीडियो के हवाले से मुझे नोटिस भेजा था इलेक्शन कमीशन ने। मैं वहां पे गया तो DRO ने, RO ने, प्रिजाइडिंग अफसरान ने और खुद सिंध इलेक्शन कमीशन ने पूरा तहरीरी तौर पे जवाब दाखिल किया कि न तो कोई बैलेट बक्स टूटा है, न कोई वोट ज़ाया हुआ है, स्मूथली ये हुआ है। ये वीडियो जो है ना, ये एडिटेड था। तो इसके ऊपर बाद में यानी 8 फरवरी की बात है, मैंने 9 तारीख को मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल व इलेक्शन सेल के इंचार्ज सेनेटर ताज हैदर साहब ने बाकायदा जो सोशल मीडिया पे जो इनके खवातीन वोट डाल रहे, जो हमने उनसे चीने हैं, वो सारे सबूत के साथ हमने थाने में एप्लीकेशन भी जमा की है 9 तारीख को, मगर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। कल मैंने 22 से एक पिटीशन दाखिल की है जो कि नोटिस हो गया अभी 2 तारीख के लिए, मगर फिर ये तकरीबन 8-9 दिन के बाद आपके हल्के में जिसको ये वोट पड़े हैं उसको जितवा दिया गया, आप ये कह रहे हैं? भाई जितवा नहीं दिया है, बल्कि 71,000 के लीड से उसको रखा है। यानी मेरे 42,000 वोट थे, उनके 3,800 थे, तो 42 को उन्हें 17.5 में बदल दिए और 3,800 वोट को 71,000 में बदले। ये अगर हमारे जाली ये वोट न छीनते इनसे तो ये तो लाख से ऊपर जा रहा था। तो मैं यही चीज कर रहा था। फिर 7 दिन बाद यानी 16 तारीख को प्रिजाइडिंग अफसर को ये जबरदस्ती उठा के थाने ले जाए कि FIR कटा रहे। तो मैं आपके तौर से इलेक्शन कमीशन
कमीशन से पूछ रहा हूं कि जिस चीज का आपने मुझे नोटिस दिए, आपके आरओ डीआरओ इलेक्शन कमीशन ने तो रिपोर्ट दी है कि कोई जाय नहीं हुआ। आपका प्रिजाइडिंग अफसर रिपोर्ट दायर कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सारे बैलेट बॉक्स तोड़ दिए गए और तोड़ने के बाद हमने जमा करके काउंटिंग कर ली है। तो ये मुझे बताओ कि इलेक्शन रूल्स 2017 का सेक्शन 171, 172, 173 की खिलाफ वर्जी नहीं है। ठीक है, तो मेरी एफआईआर कब कटेगी? कादर मंदोखेल साहब और राना एहसान अफजल साहब, आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक जी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन साहब। शोएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, धांधली के हवाले से आप लोग तो बात कर ही रहे हैं, आपकी अपनी सीट के ऊपर भी मैं आऊँगा। अभी हमारी कादर मंदोखेल साहब से बात हो रही थी और वो बाकायदा हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे बैलेट पेपर्स लेके आए हुए थे और दिखा रहे थे कि जिनके ऊपर मोहरें लगी हुई हैं। तो ये जो मसला है तो ये फिर चंद हलकों तक तो महदूद नहीं है और फिर ये इसकी बड़े पैमाने के ऊपर जो तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है, आप उसको किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखें, सीधी डाका जनी हुई है, ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले हुए हैं कि किसको जिताना है, किसको हराना है। अब मेरे अपने हल्के में मैं मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ, आज इलेक्शन कमीशन में केस भी था, हमने पेश भी किया सारा रिकॉर्ड। हम खड़े हैं, मेरे पास फॉर्म 45 ओरिजिनल शेप में मौजूद हैं, जिसके मुताबिक मैं तकरीबन 1,05,000 वोट ले रहा हूँ, मद्दे मुकाबिल 51,000 वोट ले रहा है और 53,000 का सिर्फ फर्क है। सिर्फ मैं नहीं खड़ा, मेरे साथ आज TLP के हाफिज खावर साहब पेश हुए, मेरे साथ मुस्तफ़ा नवाज खोखर के वकील पेश हुए, मेरे साथ आज जमात इस्लामी के वकील पेश हुए। सबके पास वही फॉर्म 45 है, सब यही मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब इसके मुताबिक शोएब शाहीन जीता है। और यही सिचुएशन पूरे तीनों हल्कों के इस्लामाबाद की है और यही रावलपिंडी और बाकी इलाकों की और हल्कों की है। अगर देखें, इन्होंने इस तरह का ड्रामा और इस तरह का फ्रॉड ही करना था तो भाई इलेक्शन कराने की फिर क्या जरूरत थी? आप उधर मरियम नवाज को बना रहे हैं जो खुद हारी हुई है। अच्छा सर, ये जो फॉर्म 45 हैं, जो फॉर्म 45 को दिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन के पास भी तो इसकी एक कॉपी होगी ना? बिल्कुल है। देखिए, ये ओरिजिनल फॉर्म में है, ये रिजल्ट होता है एक्चुअली। जो फॉर्म 47 बनता है वो एक स्टेटमेंट बनती है जिसको वो कंसोलिडेट कर देते हैं कि जनाब ये टोटल, ये इसकी कंसोलिडेशन है, ये स्टेटमेंट दे दी। स्टेटमेंट एक शख्स बनाता है, वेयर एज ये जो फॉर्म 45 होता है सारा दिन की पोलिंग के बाद गिनती होती है और तकरीबन हमारे फॉर्म के ऊपर 387 पोलिंग स्टेशन से 3000 मुख्तलिफ अफराद के दस्तखत हैं और वही फॉर्म हर पोलिंग एजेंट को मिलता है, जिसमें मैं हूँ, हाफिज खावर हो गए TLP के, मुस्तफ़ा नवाज खोखर हो गए, इसी तरह ये बाकी जो थे जमात इस्लामी के काशिफ चौधरी हो गए, बाकी लोगों पीपल्स पार्टी वालों को मिला, यही तारिक फजल चौधरी को मिले। और उनको कहा गया कि जी बताएं, या रिटर्निंग अफसर दे दे या तारिक फजल चौधरी दे दे, हमारे सामने पेश कर दे कि हम बता दें कि कौन से फॉर्म है। इनके पास भी वही है जो हमारे पास है, एक फॉर्म भी कोई चीज साबित नहीं कर सके। और दूसरी बात मुझे बताएं, ये रिजल्ट होता है सेक्शन जो 90 कहता है ना, सब सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13, सेक्शन 92, सेक्शन 95, ये होता है एक्चुअल रिजल्ट जिसको बोलते हैं, वो फॉर्म 45 होता है। अब इसको कंसोलिडेट जो किया जाता है फॉर्म 47, 48 में, वो सिर्फ स्टेटमेंट होती है। एक शख्स गलती कर सकता है, गलती इंटेंशनल भी हो सकती है, अनइंटेंशनल भी हो सकती है, बदनीयती भी हो सकती है, मेलाफाइडी भी हो सकती है, पैसे लेके भी कर सकता है, लेकिन 3000 बंदे जो रिजल्ट बनाते हैं वो नहीं गलत हो सकता। ठीक है, इसलिए प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ उसको हासिल है। तो लिहाजा यहाँ लोग बिल्कुल आप ठीक है, उनको पूछता कोई ठीक है। अच्छा सर, इसमें एक ये भी है ना कि अभी ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन में आप लोग लेके गए हैं, दूसरी जानिब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का भी मुतालबा कर रहे हैं, तो वो तो मामले को मजीद पेचीदा कर देगा। अगर वो इस वक्त इस्तीफा दे के चले गए तो फिर क्या होगा? देखें, वो तो एक्टिंग चार्ज किसी को भी मिल सकता है ना, वो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मगर जितने एतराजात उन पे आए हैं, आज अगर वो चाहें ट्रू सेंस में फॉर्म 47 के मुताबिक 45 के मुताबिक वो तहकीकात करके सबको दुरुस्त कर सकते हैं। मगर अगर उनकी नीयत भी दुरुस्त नहीं है, अगर वो इनको हशप कर रहे हैं, वो रिटर्निंग अफसर की सारी खराबियों को वो उसके ऊपर जिसको कहते हैं ना लेपापोती कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी भी फिर नीयत दुरुस्त नहीं है। तो फिर इसका मतलब है मुतालबा तो फिर हमारा दोस्त है और उनकी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये उनका अख्तियार नहीं है।
ऑब्लिगेशन है अंडर आर्टिकल 218 और 220 के मुताबिक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं। अगर उन्होंने नहीं कराया तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को वो फेल हुए हैं। ठीक है। अच्छा सर, जो आप लोगों का मौकिफ सामने आ रहा है फॉर्म 45 के हवाले से, उससे तो ये लगता है कि ये बड़ा आम फहम सा मामला और ये फौरन हल हो जाना चाहिए, तो फिर पेचीदगी कहां पे है? पेचीदगी नीयतों पे है काज़मी साहब। अगर नीयतें खराब हो तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर नीयतें दुरुस्त हो तो 1 मिनट की बात है, 1 दिन का काम है। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है, मैंने उनको तजवीज़ दिया है, ये आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, हर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को असिस्टेड बाई एडिशनल सेशन जज एंड सीनियर सिविल जज उनको ड्यूटी दे दें, वो फॉर्म 45 की इंक्वायरी कर लें, उसके मुताबिक जो फॉर्म 45 जिनके दुरुस्त पाए उसके मुताबिक आप रिजल्ट दे दें। ये टोटल 3 दिन का काम मैंने लिखा है, वरना 1 दिन का काम है। ठीक। और वैसे इसका सर हतमी फैसला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही करेगा ना, कोई अदालत तो देख के इसके ऊपर फैसला नहीं कर सकती? नहीं, अदालत देखें अंडर आर्टिकल 184(3) में तो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं ना, इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्टोरेशन ऑफ द जुडिशरी एंड रेस्टोरेशन ऑफ द, आप कह सकते हो, डेमोक्रेसी। उसके लिए तो इनके पास पूरा अख्तियार है ना कि एम्पावर्ड है। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो ऐसा ऑर्डर 184(3) में कर सकती है। ठीक, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। अच्छा सर, जो आप 180 नशिस्तों का दावा कर रहे हैं उसकी बुनियाद भी फॉर्म 45 ही है? जी बिल्कुल, उनकी बुनियाद फॉर्म 45 है। और देखें, सिर्फ आप इस्लामाबाद की 3 सीटें उठा लेना, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हम एक दूसरे के अपोनेंट इलेक्शन लड़े हुए हैं, वो सब वही बात कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। तो बात यह है कि फिर इसमें कुछ तो दाल में काला है ना, क्यों नहीं इनको ठीक करते? लेकिन ठीक करने की अगर नीयत है तो वो इलेक्शन कमिश्नर के पास भी फॉर्म 45 आता है। 3 फॉर्म आते हैं, एक तो सारे पोलिंग एजेंट को दिया जाता है, एक दिया जाता है आरओ को, इनके लिए बाकायदा एक बॉक्स सील मौजूद होता है, फिर ईएमएस सिस्टम जुड़े बनाया हुआ है, उसके अंदर फॉर्म 45 चला जाता है। ठीक है। जो ही नेट ऑन होगा उनके पास चला गया होगा, उसको क्यों नहीं देखते? देखें और फैसला कर दें। अच्छा सर, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मखसूस नशिस्तें हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से आप लोगों का इल्हाक हो गया है, बहुत सारे हमने देखा कि बयान हल्फी भी सामने आ गए हैं, तो इसमें भी कोई इशू आपके लिए हो सकता है या फिर आपको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी? मेरा ख्याल है इसमें बाजार कोई इश्यू नहीं है हमारे लिए, इसमें मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी, क्योंकि एक हर पॉलिटिकल पार्टी का ये शेयर होता है। जितनी सीटें ली हैं उनके मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये एक शेयर होता है और वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई इबाहम नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, पर इशू ये है ना कि एज ए पार्टी इस वक्त तो आप एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये कानूनी पेचीदगी हो सकती है। और दूसरा, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं, जब वो हो जाएंगे तो फिर आपके मेंबर्स की क्या पोजीशन होगी? क्या वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में रहेंगे या वापस तहरीक इंसाफ में आ जाएंगे? इस हवाले से कोई आप लोगों ने कोई प्लानिंग की है? जी, उसमें फिर हमारा इनके साथ मुआहदा हो जाएगा ना। पार्लिमानी पार्टी हमारी जो बनेगी वही पार्लिमानी पार्टी जो है वो पीटीआई का हिस्सा बन जाएगी, और वो एज ए होल सारे के सारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ साथ वो पीटीआई का हिस्सा बन जाएंगे। और मेरा ख्याल है उसमें किसी किस्म की कोई लीगल बात नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, अब हुकूमत भी बनने जा रही है। वफाक के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रहे हैं कि हम मिल के हुकूमत बनाएंगे। आपको लगता है कि ये हुकूमत देर पा होगी, 5 साल पूरे कर जाएगी? देखिए, हुकूमत तो देर पा हो नहीं सकती। जिस तरह डाका जनी के जरिए ये हुकूमत ले रहे हैं, इनके ना अखलाकी जवाज है, ना इनके पास कोई नैरेटिव है, ना क्रेडिबिलिटी है, ना ही IMF के साथ किस मुंह से मुज़ाकरात करेंगे। इनकी लेजिटिमेसी क्या है? पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड इनके खिलाफ बोल रही है, ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया बल्कि पूरी दुनिया बोल रही है इनके खिलाफ। इनकी लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन है, पूरा पाकिस्तान इनके खिलाफ बोल रहा है। और फिर ये क्या IMF से मुज़ाकरात करेंगे? क्या ये मुश्किल फैसले करेंगे? कैसे मराहत ख़त्म करेंगे? कैसे आवाम को ये रिलीफ दे पाएंगे? इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ आवाम पे फिर बस बिजली गैस की महंगाई का बोझ लादते चले जाना है, और इस मुल्क को तबाही के दहाने पे पहले PTM मन की सूरत में ला खड़ा किया था, और मजीद तबाही फैलाएंगे। इनसे तो कोई अच्छाई की तवक्को नहीं है, ना ही चलाने के काबिल है, ना इनमें कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, ना ही ये कॉम्पिटेंस रखते हैं। अच्छा सर, कुछ मामला तो ऐसे हैं जहां पे हम सबको एक मौकिफ रखना चाहिए, जैसे पाकिस्तान की मईशत हो जाए, हमारे जो मौशी मसाइल हैं। देखें ना, ये तो कौमी मसला है, तो इसके ऊपर PTI जो है, क्या वो कोई इत्तेफाक कर सकती है दीगर जमातों से? देखें, डाकुओं से क्या तवक्को आप रखेंगे, जिन्होंने यहाँ माल लूटा पहले और लूट के मुल्क से बाहर ले गए, अब कौम का पूरा मैंडेट लूट लिया। अब इनको ना तो आवाम से इंटरेस्ट है, ना आवाम से तवक्को है। ये मईशत कैसे चलाएंगे? किस मुंह से ये मुज़ाकरात कर पाएंगे? जिनकी अपनी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में नहीं है, कौन इनके ऊपर ट्रस्ट करके ओवरसीज हमारे भाई जो है यहाँ इन्वेस्टमेंट लाएंगे? जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना हो, जिस मुल्क में जिसको चाहे उठा करके बंद कर दें, तो उस मुल्क में मुझे बताएं कौन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा?
कौन इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएगा? और ये फिर किस मुंह से कहेंगे कि नहीं जनाब आप जो है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट लेकर आए, हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। भाई तरक्की करने के लिए कोई उसूल, ज़वाबित, कोई कानून होता है। आज ट्विटर इनके खिलाफ चल रहा है तो ट्विटर बंद कर दें, इलेक्शन है तो जनाब मोबाइल बंद कर दें, नेट बंद कर दें। जब चाहें वो जुल्म ज्यादती करें, बर्बरियत कायम करें, जिसके घर में चाहें घुस जाएं, जिसके साथ डाकाजनी करना चाहें कर लें। जिस मुल्क में निज़ाम इंसाफ और कानून की हुक्मरानी नहीं आती, ना वो मुल्क तरक्की करते हैं ना वो कौमें तरक्की करती हैं। अच्छा सर, खैबर पख्तूनख्वा में तो आप लोगों की वाज़ेह मेजॉरिटी है, वहाँ पे कोई फार्मूला तय पाया है कि किस तरीके से आप हुकूमत बनाएंगे, वजारतें किसको दी जाएंगी? कोई पार्टी के अंदर इख्तलाफ तो नहीं है जिस तरह पहले खबरें आ रही थी? नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारे पास दो सिर्फ फॉर्मल क्राइटेरिया है, नंबर 1 लॉयल्टी, नंबर 2 परफॉर्मेंस। ये इन दो कंसिडरेशन की बुनियाद पर सीटें भी मिलेंगी और रेगुलर बेसिस पे चेक एंड बैलेंस भी होगा। अच्छा, पर वहाँ पे जो हुकूमत बनेगी वो कोई इत्तेहादी हुकूमत होगी, किसी और जमात को भी शामिल करेंगे कि अभी तक यही है कि सिर्फ आप लोग ही बनाएंगे हुकूमत? नहीं, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाएंगे इंशाल्लाह। हमारा कुछ इत्तेहादी होगा। ठीक। अच्छा, बहुत सारे लोग भी अब आपके सामने आ रहे हैं। आज हमने देखा कि मियां असलम साहब भी सामने आ गए, दीगर लोग भी सामने आ रहे हैं। क्या वजह है कि अचानक ये लोग सामने अब आना शुरू हो गए? देखें, सामने तो आएंगे ना। इन लोगों के ऊपर जुर्म क्या है? मुराद राज के बारे में आईजी ने कहा कि सबसे बड़ा मुजरिम ये है। वो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, अगले दिन वो फरिश्ता बन जाता है। मुझे बताएं कि जिस दिन अंदलीब अब्बास और खदीजा शाह की गाड़ी में जा रही है, अंदलीब अब्बास की गाड़ी में खदीजा शाह जा रही है या एक दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं, एक ही गाड़ी में जाकर एहतजाज करने जा रहे हैं। अंदलीब अब्बास प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो फरिश्ता बन जाती है और खदीजा शाह को 8 महीने जेलों में रखा जाता है, रुलाया जाता है। तो अगर आपका क्राइटेरिया इम्तियाजी सलूक होगा अमंग्स्ट इक्वल पर्सनैलिटीज, तो बहरहाल फिर इसमें तो कोई मुकदमात ऐसे नहीं है जिसमें कोई सीरियसनेस हो। लोग सामने आए हैं, ठीक है, और उनका वो अदालतों से रिलीफ ले रहे हैं और अदालतों में पेश होंगे, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा सर, आईनी ओहदों की बात हो रही है, चेयरमैन सेनेट की बात हो रही है, आप लोगों ने भी सेनेट के इलेक्शंस में जाना है, तो उसकी कोई क्या स्ट्रेटजी है? कोई नाम वगैरह आप लोगों ने फाइनल किए? इसलिए कि अगले महीने तो सेनेट के इंतखाबात हैं। अगले महीने होंगे इंशाल्लाह। हमारी तो अभी सीटें देखें ना, हमारी तो 180 सीटें के करीब है ना हमारी। तो हम तो अब जैसे मेरी सीट है हम उसके लिए लड़ रहे हैं, 3 इस्लामाबाद वाली हैं, बाकी हैं। हमारी तो कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमें मिल जाएं और प्रोविंशियल असम्बलीज की वाली भी है। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला अपने जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी हम हतमी फहरिस्त भी तैयार करेंगे और उसकी अप्रूवल खान साहब देंगे। ठीक है। अच्छा सर, सदर मुमलिकत के लिए जरदारी साहब का नाम तो सामने आ गया। बिलावल साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे हमारे और जरदारी साहब सदर बनेंगे। क्या तहरीक इंसाफ का भी कोई कैंडिडेट होगा सदर के लिए? जी बिल्कुल, हमारा कैंडिडेट होगा। उसका अभी नाम हमने फाइनल नहीं किया, मगर हमारा कैंडिडेट जरूर होगा। लेकिन इन लोगों को आवाम से तो कोई कंसर्न नहीं है ना। इनको तो बंदर बांट है अपने इक़्तिदार की, किस तरीके से इक़्तिदार के मजे लूटें, यहाँ मुल्क को लूटें, मुल्क से पैसा बाहर ले जाएं और वहाँ जा करके याशा करें। और हमने PDM 1 की सूरत देख ली, 1100 अरब रुपए के अपने मुकदमात खत्म कराए और आज बैठ के सिवाय अपने बंदर बांट और याशा करने के, इनका अवाम के लिए क्या इन्होंने कोई मंसूबा पहले बनाया हो या आज बनाने का इनका इरादा हो, वो कौम इनको देख चुकी है। ठीक। अच्छा सर, PDM का आप भी जिक्र करते हैं, आपकी जमात भी बार बार जिक्र करती है, लेकिन PDM के जो सरबराह हैं वो इस वक्त तो लगता है कि आपके साथ खड़े, मौलाना साहब वो तो उस हुकूमत के साथ नहीं जा रहे, तो उनके साथ कैसे मामलात आगे आप लोग लेके चलेंगे? देखिए, PDM का मतलब सिर्फ मौलाना फजल रहमान नहीं, PDM का मतलब वो हुकूमत थी और उनके वो करतूत थे जो पिछले हमने 16 माह इनके देखे, वो जुल्म ज़्यादतियाँ थी जो इनकी सूरत में देखी, वो माशी तबाही थी जो इनकी शक्लों से झलकती थी, वो मुल्क और कौम का मिसट्रस्ट था इनके ऊपर जो हमने इनकी हालत में देखा। तो मेरा ख्याल है कि वही सूरत हाल है। लेकिन मौलाना साहब के साथ बातचीत जरूर हुई है। अगर मेरे से ज़ाती राय पूछी जाए तो मैं तो मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात के हक़ में बिल्कुल नहीं था, लेकिन उनके साथ कोई गवर्नेंस के इशू पे बात नहीं हुई। यहाँ हमारे असद कैसर साहब एक सियासी कमेटी के चेयरमैन है, वो जरूर गए हैं उनके साथ मिलने, मगर ना गवर्नेंस करनी है ना ही गवर्नेंस के हवाले से हमारी उनसे कोई गुफ्तगू है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो अब तहरीक इंसाफ के अंदर भी हमें नज़र आता है, कुछ वो लोग हैं जो पहले से सियासत में थे, कुछ वो हैं जिनमें वकला साहिबान भी हैं, वो बाद में सामने आए, मुश्किल वक्त में सामने आए, तो जमात के अंदर इस हवाले से कोई तकसीम तो नहीं है? देखें, हम सब सिपाही हैं इमरान खान के। हम एक विजन के साथ खड़े हैं, एक नजरिए के साथ खड़े हैं, और नजरिया एक ही है, इस मुल्क को हमने बेहतरी की तरफ लेके जाना है।
और उसके लिए हम इंशाल्लाह इमरान खान के विजन के साथ खड़े हैं और हमें कभी यकीन है कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी है और पूरी कौम ने बाहर निकल के हमें जिस तरह वोट और सपोर्ट अनप्रेसिडेंटेड दी है, मेरा ख्याल है कि आज वक्त है कि पब्लिक सपोर्ट वाली गवर्नमेंट को लाया जाए। अब क्योंकि पब्लिक सपोर्ट के बगैर ना कोई रिफॉर्म्स आ सकती है, ना मुल्क की कोई बेहतरी हो सकती है, लेकिन हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई अभाव नहीं है और हम सब बिल्कुल मुत्तफिक हैं और अपने ठीक है। अच्छा सर, आपने कहा कि रिफॉर्म्स आनी चाहिए, निज़ाम के ऊपर आप बार बार क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमने ये देखा कि इस निज़ाम के तहत अवाम ने वोट दिए, किसी ने आपको वोट दिया, किसी ने और किसी और को दिया होगा वोट, और उम्मीद कर रहे थे कि हुकूमत आ जाएगी, निज़ाम आगे चलेगा, हुकूमत आगे चलेगी, लेकिन लगता ऐसे है कि ये निज़ाम अवाम को फेल कर रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि इस निज़ाम को भी देखने की जरूरत है? क्या वजह है, क्यों ये बार बार अवाम को फेल करता है? देखें, निज़ाम फेल नहीं कर रहा, निज़ाम दीन फेल कर रहा है। जो अशखास ऊपर बैठे हुए हैं वो बेईमानी करके इस मुल्क के निज़ाम को जो बेहतरी की तरफ जा सकता है उसको वो दुरुस्त करने की बजाय इसमें बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। अब मसलन रिटर्निंग ऑफिसर्स के खिलाफ इतनी इल्ज़ाम आए हैं कि उन्होंने पैसे लेके लोगों को चेंज किया है, यानी सातवें नंबर से लोगों को उठा करके MNAs बना दिया है, 2-2 हज़ार 4 हज़ार वोट लेने वालों को बनवा दिया है। अगर इस तरह का निज़ाम, जो निज़ाम दीन बैठे हुए हैं ऊपर, अगर वो ये फ्रॉड करेंगे तो निज़ाम तो इंसानों से चलता है ना, जितना आला तरीन निज़ाम बना लो। अगर मुझे बताएं इमाम मस्जिद में जाकर चोरी करना शुरू कर देगा तो वो इस्लाम का तो कोई कसूर नहीं ना मस्जिद का कोई कसूर है। ठीक है, तो बात ये वो उन इंसानों की है ना जो गलत फैसले करते हैं या वो निज़ाम को खराब करते हैं। ठीक। अच्छा सर, आखिर में अगर ब्रीफली बता सकें कि बानी चेयरमैन कब तक बाहर आ जाएंगे, उनकी जमानतों के मामला कब तक हल हो जाएंगे, क्या कोई प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप इस वक्त? हालांकि अब कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, मेरा ख्याल है कि आप वो ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैक्सिमम आप 1 महीना समझ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह बाहर होंगे, कोई मुकदमा सीरियस उनके खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ फ्रॉड था, इलेक्शन तक अंदर रखना मकसद था। अब इलेक्शन हो गए, अब मेरा नहीं ख्याल कि उनको वो किसी तरह की ब्लैकमेल करके उनको अंदर रख सकें, लेकिन इमरान खान आज भी खड़ा है, हक सच के साथ खड़ा है और उनको इन हथकंडों से आप कमजोर नहीं कर सकते। शोएब शाहीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। निज़ाम के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं वो तो उठेंगे, क्योंकि निज़ाम ने एक तरह से जहां पे सियासी क्लास ये दावा करती है कि उनको फेल किया, लेकिन इस निज़ाम के असल अगर कोई विक्टिम्स हैं तो वो पाकिस्तान के अवाम है। अब देखते हैं कि इस निज़ाम में कैसे बेहतरी आएगी। कल अगेन आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।